दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 812 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इस सब्जेक्ट को आज हम लर्न करने वाले हैं। तो चलिए इसका वन शॉट देखते हैं और पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, अर्थात भारत में अंग्रेजी सीखने की मुख्य चुनौती क्या है। पहला है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी, लेक ऑफ प्रॉपर वोकाबुलरी यानी कि उचित शब्दावली का अभाव, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग यानी मातृभाषा का अधिक उपयोग, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि हमारे को जब अंग्रेजी भारत में सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास नहीं होती है, उचित शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं और मातृभाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के ग्राफिक पहलू से संबंधित है। तो ग्राफिक पहलू का मतलब क्या होता है कि जो आप लिख रहे हैं कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो राइटिंग है वो ग्राफिक पहलू में आता है। तो कभी कभी इंग्लिश में पूछता है आपसे कि राइटिंग इज़ विच एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, तो आपको बताना है राइटिंग इज़ ए ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो समझना है क्वेश्चन सीधा उल्टा कैसे भी पूछता है। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं और जो विद्यार्थी अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हैं उनके लिए बता दिया जाए कि आपके नोट्स जो हैं 499 में उपलब्ध हैं। आप जी पे या फ़ोन पे करके जो भी आप वीडियो देखते हैं ऐसा ही पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ के रूप में ही आपको जो है सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से पहले 4-5 बार या 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना बेहतरीन स्कोर आपका होगा। 90% आराम से ला सकते हैं अगर आप नोट्स को ढंग से 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्ज़ाम से फर्स्ट एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तब। ऐसा नहीं कि आप जो है सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम से पहले ना पढ़ें और जिस दिन जो एग्ज़ाम हो उस दिन वही सब्जेक्ट पढ़ें, तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो आपको बार बार मैं विनती करता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को पहले ही पढ़ लें। जिस दिन पहला आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से पढ़े या फिर आप जो है नोट्स के माध्यम से पढ़े, ठीक है। जो आपको नोट्स अच्छा लगता है, जहाँ पर आपको कोई भी टीचर आपको देता है अच्छा नोट्स, तो वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा नोट्स लें। हम बार बार आपको बस बताते हैं कि हमारे नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं। फ़ोन पे नंबर दिया गया है यहाँ पर, जी पे नंबर भी यही है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको नोट्स मिल जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन। तो भैया अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति किस पर आधारित होती है, तो सबसे सिंपल सा आंसर है ये ग्रामर पे आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सिंटैक्टिकल अप्रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड मीन्स। तो शब्दों की वाक्य विन्यास की विशेषता का अर्थ क्या है। तो वाक्य विन्यास का मतलब होता है वर्ड का ऑर्डर, जो हम शब्द लिखते हैं उसका ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। सिंटैक्टिकल मीन्स होता है वाक्य विन्यास, और वाक्य विन्यास किससे बनता है, वर्ड ऑर्डर से बनता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर। तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वो हम क्यों मेंटेन करते हैं, ठीक है। उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड बोलते हैं इसको। तो इसका रिकॉर्ड जो है शैक्षणिक उपलब्धियां, यानी कि जो भी हम शिक्षा के दौरान जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उसको जो है इसमें अचीव मतलब मेंटेन किया जाता है। बाकी मैं बताऊंगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसा बनता है, वो सब चीज़ आगे बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द मेन डैश एम एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है मुख्य खालिस्तान का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक दुनिया के साथ आसानी से समायोजन करने में सक्षम बनाना है। तो किसका उद्देश्य है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, ठीक है, प्रशासनिक उद्देश्य कहते हैं इसको। लिसनिंग इज़ ए डैश स्किल। तो लिसनिंग किस प्रकार का जो है आपका कौशल है, सुनना किस प्रकार का कौशल है। तो ये जो है आपका रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल मतलब ग्रहण करना, ठीक है। आप किसी की बात को सुनते हो तो क्या करते हो, ग्रहण करते हो, यानी कि उसकी चीज़ को समझते हो। चाहे आपसे बोला जाए पानी, मेरे को एक गिलास पानी दो, तो आपने क्या सुना कि पानी चाहिए, उसको आपने ग्रहण किया उसके अर्थ को, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल, यानी रिसीव करना, ग्रहण करना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है डैश रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। अब यहाँ पे पठन का अर्थ, खालिस्तान पठन का अर्थ निर्धारित गद्य पाठ का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन है। तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, सूक्ष्म चीज़ों को भी देखते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है आपका
एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो किसी भी नई अवधारणा को कक्षा में खाली स्थान के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो किसके आधार पर? अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है प्रस्तुत करना चाहिए कक्ष में। इसके बाद जो है डैश एवोल्यूशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो यहाँ बोल रहा है कि मूल्यांकन जो है एवोल्यूशन, मूल्यांकन किसी उत्पाद या प्रक्रिया को बेहतर बनाने में जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा मूल्यांकन है वो? तो उसको बोलते हैं हम समष्टि मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, समष्टि मूल्यांकन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पे पूछा गया फ्लैश कार्ड क्या है या फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो यहाँ पर हम आंसर बता देंगे। ये जो है एक ऐसा कार्ड होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। देखो, ये एक कार्ड होता है, ये एक कार्ड है जिसमें थोड़ी मात्रा में जानकारी होती है, जिसे सीखने में सहायता के रूप में जो विद्यार्थी के देखने के लिए रखा जाता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड जो होते हैं ये ऐसे कार्ड होते हैं जिन पर एक या दोनों तरफ शब्द या संख्या या प्रश्न और उत्तर जैसी जानकारी होती है। ठीक है, तो ये होता है फ्लैश कार्ड। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई ए लैंग्वेज लैब। तो आप भाषा प्रयोगशाला से क्या समझते हैं? आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि भाषा प्रयोगशाला क्या होती है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए भाषा प्रयोगशाला की बात करते हैं। तो इसको दो तरीके से आप बता सकते हो। तो पहला जो है, भाषा प्रयोगशाला विदेशी भाषा सीखने के लिए एक समर्पित स्थान है, जहां ऑडियो या दृश्य या श्रव्य माध्यम से जो है सामग्री के माध्यम से जो है सिखाया जाता है। ठीक है, और आप बता सकते हो कि जो ये लैंग्वेज है लेबोरेटरी यानी कि भाषा प्रयोगशाला किसी भी विदेशी भाषा को अधिक प्रभावी तरीके से सिखाने के लिए स्कूल में स्थापित एक प्रयोगशाला है या एक कक्ष है, जिसमें बोलने सुनने के कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आइए नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है, इन कंस्ट्रक्टिज्म 5 ई स्टैंड फॉर। तो यहाँ पूछा गया है रचनावाद में 5 ई जो है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि इन कंस्ट्रक्टिज्म मॉडल 5 ई मॉडल इज ए कंस्ट्रक्टिज्म मॉडल विद 5 स्टेजेस। अब इसमें 5 ई क्या हो वो नाम आपको याद रखना है। तो वो 5 ई का आपको ध्यान रखना है कि 5 ई क्या है। पहला है आपका इंगेज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यानी कि संलग्न होना, किसी चीज़ में व्यस्त होना। ठीक है, दूसरा है आपको एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर मतलब कि अन्वेषण करना। ठीक है, तीसरा जो है एक्सप्लेन। ठीक है, एक तो संलग्न होना, फिर अन्वेषण करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर एलोबरेट करना, समझाना, और फिर एवल्यूट जो है उसका मूल्यांकन करना। तो इस तरह से जो है ये आपके 5 ई है, जो सारे ई से शुरू होते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवलेट। ठीक है, ये 5 ई पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न बना है हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इज ए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? डायग्नोस्टिक जो करते हैं हम, कहीं जा कर के हम अपने शरीर का डायग्नोस्ट कराते हैं तो हमारा निदान करवाते हैं, तो उसी को बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें, इन सिंपल टर्म्स में, तो सरल शब्दों में नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ है सीखने के दौरान छात्रों की कठिनाई का निदान या पता लगाना और समस्या का सटीक आकलन करना। ठीक है, जो भी उसकी डिफ़िकल्टीज होती हैं उसका बिल्कुल एक्यूरेसी से जो है सटीक आकलन करना। यह मूल्यांकन छात्र को उनके व्यक्तिगत, उनके कमज़ोर बिंदुओं को जानने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, व्हाट इज़ सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का अर्थ संबंधी पहलू क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेमेंटिक एस्पेक्ट इन द स्टडी ऑफ हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड बाय वर्ड्स, यानी कि शब्दार्थ का पहलू ये है अंग्रेजी भाषा में, जो भाषा का अर्थ संबंधी पहलू या शब्दार्थ का पहलू है कि इस बात का अध्ययन है कि शब्दों द्वारा अर्थ कैसे निर्मित किया जाता है, कैसे जो है अर्थ निर्मित किया जाता है, शब्दों से अर्थ कैसे निर्मित किया जाता है, मीनिंग कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड बताइए भैया क्या होता है, तो फिर आप कैसे बताओगे कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड? तो कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर देखे, ये है आपका कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, तो इसको समझना। अब इसमें क्या होता है, पहली बात समझिएगा,
इसको संचयी अभिलेख कहते हैं। कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड को जो है संचयी अभिलेख कहते हैं। मैं आपको इसका बताऊंगा कि कैसे, हिंदी में बता लिख दिया है मैंने, पर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। द रिकॉर्ड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइल्ड इज कॉल्ड ए कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। यानी कि बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारी का संचयी अभिलेख जो है वो क्या कहलाता है? संचयी अभिलेख ही कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड कहता है। कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड को ही संचयी अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारी का अभिलेख जो है वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, आपसे पूछेगा कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। इसमें क्या होता है? नाम, उम्र, कद, भार, लिंग, फोटो, ठीक है, कक्षा, प्रवेश संख्या, आईडी कार्ड वगैरह सब इसमें होता है। ठीक है, इसमें सामान्य जानकारी रखी जाती है बच्चे से संबंधित, जिसमें पारिवारिक जानकारी हो सकती है, पेरेंट्स के नेम हो सकते हैं, ठीक है, माता पिता का नाम हो सकता है, उनका व्यवसाय हो सकता है, ठीक है, भाई बहन, सिबलिंग्स बोलते हैं, भाई बहन की जानकारी होती है, फैमिली की हिस्ट्री होती है, यानी पारिवारिक इतिहास भी होता है इसमें। ये सारे के सारे क्या है? जनरल इन्फॉर्मेशन है भाई एक बच्चे का। फिजिकल, मेंटल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस, यानी कि शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी है बच्चे की, ये भी इसमें कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में जो है, यानी कि संचयी अभिलेख में जो है रखा जाता है। इसके अलावा क्या रखा जाता है बच्चे की जानकारी इसमें? एजुकेशनल अचीवमेंट, ठीक है, उसने जो शैक्षिक उपलब्धियां कुछ प्राप्त की है वो, एकेडमिक स्कोर्स, ठीक है, वो हो सकता है इसमें। साथ ही साथ जो है इसको सोशलिस्टिक और को सोशलिस्टिक अचीवमेंट्स, तो ये भी इसमें रखे जाते हैं। उसके अलावा जो है पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, लाइक और डिसलाइक, व्यक्तित्व कैसा है, रुचि क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये सब चीज़ें जानकारी जो है छोटे बच्चे की या किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन अगर हम सामान्य रूप में रखते हैं तो उसी को जो है हम संचयी अभिलेख यानी कि कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा होता है तो देखो ऐसा होगा रिकॉर्ड। ठीक है, इस रिकॉर्ड में जो है यहाँ पे बता देगा नाम क्या है, ठीक है, फिर पूछेगा कद कितना है, भार कितना है, यहाँ पे फ़ोटो भी लगा देगा इसमें, ठीक है, आईडी संख्या क्या है, सब कुछ ऐसा फॉर्म मिलता है ना। इसमें हम एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं भाई कि आपने पिछली कक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें जो है इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, इस तरह का होता है, जिसमें ये मैंने हिंदी में बता दिया कि क्या क्या इसमें रखे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात हम करेंगे, तो ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो हो ये क्या होता है, इसकी बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसको बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख। अब देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ स्पेशल इवेंट दैट अकर्स इन ए चाइल्ड्स लाइफ एंड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ध्यान से समझिएगा, बच्चे के जीवन में घटित होने वाली ऐसी विशेष घटना, ठीक है, ठीक है, ऐसी विशेष घटना या उसका समूह, घटना का समूह जिसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ स्पेशल इवेंट्स, यानी कि ऐसी विशेष घटनाओं का समूह जो बच्चे के जीवन में घटित होने वाले विशेष घटनाओं का समूह है, जो ये बताता है कि बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। यानी कि बच्चे के जीवन में घटित होने वाली ऐसी घटनाओं का समूह जिसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्पेशल इवेंट दैट अकर्स इन चाइल्ड्स लाइफ एंड हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है बच्चे के ऊपर, तो उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ये कैसा बनता है वही बताऊंगा मैं। अब इसमें क्या क्या है कि बच्चे की क्या क्या मतलब ऐसी घटित होंगी चीज़ें जो उसका बुरा प्रभाव पड़ा होगा। तो बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका हो, ठीक है, ये एक हो सकता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हो, माता या पिता का एक्सीडेंट हुआ हो, या दादा दादी की मृत्यु हुई हो, ठीक है। उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं कि बच्चे का उसकी पसंद पसंद की स्कूल से जो है बाहर निकाल दिया गया हो, ठीक है, और उसके पिता ने जो है गांव छोड़ करके शहर में बसा हो, और फादर गॉन अब्रॉड, यानी कि उसके पापा विदेश चले गए हों, पिताजी विदेश चले गए हों, और उसके जो बच्चे की फीस जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई हो, ये सारे नकारात्मक प्रभाव देख रहे हो, ठीक है ना। लैक ऑफ प्रॉपर पीसफुल एटमॉस्फेयर इन चाइल्ड्स होम, यानी कि बच्चे के घर में उचित शांतिपूर्वक माहौल ना हो, और चाइल्ड बिहेवियर ऑफ स्टीलिंग और फाइटिंग, बच्चे का चोरी या लड़ाई करना शामिल होते हैं इस रिकॉर्ड में। तो ये रिकॉर्ड आपको समझ में आ चुका होगा। तो
एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोले कि केवल एनेक्डोटल रिकॉर्ड बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आपको केवल ये डेफिनेशन लिखनी है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप ये डिटेल्स उसमें डाल दोगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स दिस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि बच्चे थोड़ा समझ पाए। देखो इस तरह का जो होता है, एक आपका रिकॉर्ड दिया जाता है, इसी में जो है पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। होता सब फॉर्म जैसा ही है, जैसे ये फॉर्म है, ये भी फॉर्म है, बस उसमें पूछने वाले प्रश्नों का जो है वो विचार अलग होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैंने बताया जो कि आपका कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड होता है, इसमें जो है बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारी होती है, ठीक है। और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इसमें स्पेशल ग्रुप ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि बच्चे के जीवन में जो घटित हुई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। इसके अलावा एक आता है आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की बात करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो क्या आता है, ए सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड ए पोर्टफोलियो। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए दी है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे की किसी वर्ष की कक्षाई गतिविधियों का क्रमिक रिकॉर्ड पोर्टफोलियो कहलाता है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सी भाषा है, परिभाषा है, आप समझ चुके हो। अब ये पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है, जनरल टेस्ट आपने ले लिया बच्चे का, ठीक है, तो एक फाइल बनी होती है, ऐसे फाइल मेंटेन करते हैं अध्यापक, इस तरह की फाइल मेंटेन करते हैं, बड़ी सी फाइल होती है जिसमें स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि मान लो कि मैंने 2 महीने पहले किसी बच्चे का टेस्ट लिया था, उसका यूनिट टेस्ट लिया था, फिर ठीक है उसके एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिए थे, क्लास में जो उसने एक्टिविटी करी थी, कोई पिक्चर ड्राइंग बनाई थी वो दिया था, कोई असाइनमेंट उस समय दिया था, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड यानी कि प्रोजेक्ट उस समय कराया था। अब जो मैं इस महीने रिकॉर्ड करवाऊंगा, जनरल टेस्ट लूंगा, यूनिट टेस्ट लूंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट लूंगा इस महीने का, तो ये सारी चीज़ें एक टीचर को याद रखने में बहुत समस्या होती है। तो क्या करेगा टीचर, हर बच्चे का एक जो है पोर्टफोलियो बना लेगा, और उस पोर्टफोलियो में जनरल टेस्ट पिछला क्या था और अब क्या है उसको रख देगा मोड़ करके। यूनिट टेस्ट में परफॉर्मेंस 2 महीने 3 महीने पहले क्या थी, अब की परफॉर्मेंस क्या है। तो इससे वो एनालिसिस करता है कि बच्चे में कितना सुधार हो रहा है, या बच्चा नकारात्मक रूप से जो है पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, ये सारा पोर्टफोलियो बता देता है उस अध्यापक को, ठीक है। तो यही चीज़ जो है इसमें होता है। इसमें प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड होते हैं, टीचर असाइनमेंट रिपोर्ट होता है, पीर असाइनमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, तो ये सारे रिपोर्ट्स होते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो के बारे में पूछे केवल क्वेश्चन, तो आप पोर्टफोलियो का अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो केवल डेफिनेशन लिखोगे, 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप बता दोगे पोर्टफोलियो इंक्लूड्स जनरल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मिस मिड सेशन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, मिस नहीं है, मिड सेशन क्लासरूम या क्लास एक्टिविटी रिपोर्ट विद पिक्चर्स, ठीक है, असाइनमेंट रिकॉर्ड्स, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, टीचर असाइनमेंट रिपोर्ट और पीर असाइनमेंट रिपोर्ट्स। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। 1-2 कम लिखो, ज़्यादा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हो कि इस तरह का पोर्टफोलियो होता है। आपको समझ में आ गया कि पोर्टफोलियो क्या होता है ना। इसमें हर चीज़ संग्रहित की जाती है बच्चे के रिकॉर्ड्स की, ताकि जो है वो क्रमिक क्रमिक होता है, मतलब पिछले बार क्या किया था, अब क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है इसी को क्रमिक बोलते हैं। क्रमिक गतिविधियाँ यानी कि क्रम से चलने वाली गतिविधियों में उसका क्या रिकॉर्ड है, बच्चा पिछले महीने कैसा परफॉर्मेंस दे रहा था, उससे पिछले महीने कैसा परफॉर्मेंस था, और आने वाले महीने में अगर उसका परफॉर्मेंस होगा तो कैसा होगा, ये निर्धारित जो है यह कर देता है पोर्टफोलियो। इसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं उसके एकेडमिक के। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको नोट्स कैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये नोट्स तो आप जब भी आप चाहें तो सीधे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है। आगे चलिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेटिंग स्केल के बारे में। भाई रेटिंग स्केल क्या होता है, कि भैया मेरे को बताओ कि रेटिंग स्केल क्या होता है, ठीक है। तो रेटिंग स्केल के बारे में आप आसानी से बता सकते हो। A rating scale is a measurement of a tool or system used to assess and evaluate the performance, behavior, skill और other relevant characteristics of individual, यानी कि आपका छात्र हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई सर्विस हो सकती है। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, उसमें जो है जैसे कि समझिए कि मैं एक चार्ट दूंगा आपको, उस चार्ट में क्या होगा कि गुड, वेरी गुड, पुअर, वेरी पुअर, इस तरह का होता है ना डब्बे जिस पे टिक करना होता है। तो उस तरह का एक चार्ट होता है, क्लोज चार्ट होता है। उसमें जो है हम रेटिंग देते हैं कि जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, जब हम छोटी क्लासेस में थे, कि एक चैप्टर था, आपको याद होगा तो बताऊं, भोली चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कि भोली कैसी लड़की है, ठीक है। तो अब उसमें पूछेगा, अब भोली कैसी लड़की है, उसमें दे दिया, अब वो है एक तो सुंदर, फिर एक भद्दी,
और फिर एक इंटेलिजेंट, एक मूर्ख, फिर एक जो है आज्ञाकारी, एक जो है आपकी बदमाश। इस तरह से सारे लाइन से दे दिया और फिर उनके सामने डब्बे बना दिए। उन डब्बों के ऊपर लिख दिया गुड, बेस्ट, वेरी बेस्ट, पुअर, वेरी पुअर। ठीक है, और वो डब्बे बना करके सबके सामने वो डब्बे रख देगा। अब आपको उसको पे टिक करना है, तो उसी को रेटिंग स्केल बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। यहाँ पे आपको 5 एस्पेक्ट बताने हैं, यानी कि भाषा के 5 पहलू क्या होते हैं, पहलू बताने हैं। तो फोनोलॉजी होती है जिसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी होती है जिसको आकृति विज्ञान कहते हैं। फिर सिंटैक्स होता है, वाक्य विन्यास जिसको बोलते हैं। सिमेंटिक्स होता है जिसका शब्दार्थ विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और जो है पैरामैग्नेटिक्स होता है जिसको व्यवहारिकता बोलते हैं। प्राग्मेटिक्स जो होता है ये व्यवहारिकता। तो हम फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स और पैराग्मेटिक्स जो है ये 5 लैंग्वेज के एस्पेक्ट यानी कि पहलू हैं। इनको ध्यान रखना है सारे पहलुओं को। व्हाट डू यू मीन बाई अप्रोच, यानी कि दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो हम इसका सीधा सीधा बता सकते हैं, एन अप्रोच में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एजम्पशंस डीलिंग द नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग एज। तो एक दृष्टिकोण को भाषा की प्रकृति और भाषा सीखने से संबंधित धारणाओं के समूह में जो है जानते हैं या जाना जा सकता है। इट इज़ ओनली ए पॉइंट ऑफ व्यू और आइडिया दैट यूजुअली पॉइंट्स एट द एम टू बी अचीव। हम कह सकते हैं यह केवल एक दृष्टिकोण या विचार है। ठीक है, व्यू है, दृष्टिकोण है या आइडिया है, विचार है, ये जो आमतौर पर प्राप्त किए गए लक्ष्य की ओर इशारा करता है। इट इंक्लूड्स मेनी टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स और मैक्सिम्स। जो है ये क्या करता है, इसमें कई शिक्षण विधियाँ जिसमें तकनीकें, युक्तियाँ या कहावतें शामिल हो सकती हैं। एन अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। एक दृष्टिकोण पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की प्रकृति का वर्णन करता है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी क्या बोलता है, अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कहता है, दृष्टिकोण भाषा की प्रकृति और अर्थ ग्रहण या भाषा को कैसे सीखा जाता है इसके बारे में विभिन्न सिद्धांतों को बताती है। ठीक है, तो ये होता है अप्रोच। ठीक है, ध्यान रखोगे। व्हाट डू यू मीन बाई मेथड। अब विधि से आप क्या समझते हैं, मेथड से आप क्या समझते हैं। तो मेथड इज ए ओवरऑल प्रोसीजर फॉर एन ऑर्डरी प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू द पुपिल्स। एक विधि विद्यार्थियों के लिए भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक समग्र प्रक्रिया होती है। यह प्रस्तुति विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों, ठीक है, विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए होती है। ठीक है ना, विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी और ली गई सामग्री के लिए विभिन्न हो सकती है। मतलब विभिन्न विद्यार्थी के लिए विभिन्न सामग्रियां हो सकती है। ठीक है, और उनके लिए भिन्न भी हो सकती है। अब यहाँ बता सकते हैं, यह तकनीक और उक्तियों का एक समूह है जिसे एक शिक्षक शिक्षण अधिगम स्थिति में विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अपनाता है। अकॉर्डिंग टू वेस्ले, अगर वेस्ले के सॉरी, हाँ, वेस्ले के अनुसार क्या कह सकते हैं, टीचिंग मेथड्स दैट प्रोसेस रन बाय द टीचर इन दैट स्टूडेंट्स अचीव नॉलेज। यानी कि शिक्षण विधियाँ शिक्षक द्वारा चलाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखना है। वेस्ले ने क्या डेफिनेशन दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या बात की गई है अप्रोच की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछता है अप्रोच जो है क्या होती है। ठीक है, अप्रोच क्या होती है, अभी तो मैंने अप्रोच यहाँ पे बता दिया। अगर आप इस अप्रोच को नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस डब्बे से अप्रोच को समझ सकते हैं। एन अप्रोच टेल्स व्हाट टू टीच। ठीक है, ये अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर एक्विजिशन लैंग्वेज और हाउ लैंग्वेज आर लर्नड। एन अप्रोच स्टेट्स ए पॉइंट ऑफ व्यू और ए assumption which one believes but cannot बी नेसेसरीली प्रूव्ड। तो ये सारे अप्रोच हैं, अप्रोच की बातें जो आप एक तरफ लिख सकते हो। आपसे डिफरेंस पूछ ले कि अप्रोच और मेथड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये
हमको बताता है कि हमको क्या पढ़ाना है अप्रोच, और मेथड क्या है कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंसेस है। तो मेथड और अप्रोच में आपसे डिफरेंसेस पूछेगा, तो डिफरेंस में ऐसे टेबल बना के लिखना है। अगर आपको केवल अप्रोच को याद करना है तो अप्रोच को ये सारी चीज़ें लिख देना अप्रोच में, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेथड में, अगर ऊपर वाला आपको समझ में नहीं आता कि मेथड में ये नहीं लिख पाऊंगा, तो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि मेथड क्या होता है, मेथड ये 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 तो है, मेथड ये होता है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन कैसा होता है। डिस्क्राइब अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंग्रेजी शिक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए, कौन कौन से तरीके जो है अपनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं द वेरियस अप्रोचेस ऑफ टीचिंग आर। अब कौन कौन से तरीके हैं उनकी बता देते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, जिसको संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। द सिचुएशनल अप्रोच है, यानी कि स्थितिजनक जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, स्थिति कैसी है उस अप्रोच को भी अपनाया जाता है। नेचुरल अप्रोच है, यानी प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच, अर्थात भाषाई संचार दृष्टिकोण कैस को अपनाते हैं हम इंग्लिश टीचिंग में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक अप्रोच, ठीक है, यानी कि उदार, जिसको उदार दृष्टिकोण बोलते हैं। और होल लैंग्वेज अप्रोच, यानी कि संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। तो ये सारे अप्रोचेज हैं जिनको हमें याद रखने हैं। अब पूछेगा आपसे कभी क्वेश्चन कि भाई द स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, आप बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको ये बताना है, ये सारे पॉइंट उसमें लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर सिचुएशनल अप्रोच पूछे आपसे, तो सिचुएशनल अप्रोच के बारे में आपको ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है ये भी बता सकते हो, जिसको संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। हम कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द एनलार्जमेंट ऑफ वोकेबलरी। यानी कि यह इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भाषा को सीखने में शब्दावली के विस्तार की तुलना में संरचना की महारत कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से इसके 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। क्लियर। आगे आपसे सिचुएशनल के बाद में जो है इसका एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हो। सिचुएशनल अप्रोच जो है इसमें क्या बोलता है, सिचुएशनल अप्रोच हैड बीन डेवलप्ड फ्रॉम 1930 टू 1960 बाय ब्रिटिश लिंग्विस्टिक हॉलोड पाल्मर एंड ए एस हॉर्न्स बाई। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि किसके द्वारा ये जो है विकसित किया गया है और कौन से सन में है। कभी कभी इससे एमसीक्यू बना के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो सिचुएशनल अप्रोच का आपका हो गया कि सिचुएशनल अप्रोच जो है आपका परिस्थिति का दृष्टिकोण जो है इसका ब्रिटिश भाषाविद होलार्ड पामर और ए एस हार हासवी हॉर्सवी ने जो है डिज़ाइन किया था। सिचुएशनल अप्रोच एंश्योर्स दैट द लैंग्वेज टॉट इज प्रैक्टिकल, यानी कि जो ये सिचुएशनल अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि सिखाई जाने वाली भाषा व्यवहारिक है या नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से। इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लर्नर्स लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल नोट बिकॉज दे हैव लुक्ड इट अप इन ए डिक्शनरी बट बाई हियरिंग सेंटेंस लाइक राइट विद ए पेंसिल, शार्पन द पेंसिल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिचुएशनल अप्रोच की बात हो रही है कि हम सिचुएशन में कैसे किसी शब्द को व्यवहारिक रूप में लाते हैं, प्रैक्टिकल रूप में लाते हैं। जो सीखने वाला विद्यार्थी है वो पेंसिल का मीनिंग इसलिए नहीं जानता कि उसने उसको डिक्शनरी में खोजा होगा। वो इस मीनिंग को इसलिए जानता है क्योंकि क्लास में बोला जाता है कि राइट विद पेंसिल, शार्प अपनी पेंसिल को करो, हाँ अपनी पेंसिल से लिखो। तो उसको पता है कि पेंसिल क्या चीज़ होती है, वो डिक्शनरी में नहीं जानता, जाके देखता कि पेंसिल क्या होती है। तो इसी को बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच, जो कि प्रैक्टिकली हमें पता चल जाती है। नेचुरल अप्रोच के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने इसको सर्च किया था, किसने डेवलप किया था, कौन से सन में डेवलप किया था, ये आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से सन में और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका अप्रोच जो आता है वो आता है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये वाला अप्रोच, ठीक है। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच
जिसको भाषाई संचार दृष्टिकोण भी कहते हैं। ये जो है ये क्या करता है, इसको बोलते हैं द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रीसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये जो भाषाई दृष्टिकोण जो है ना, ये यानी कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ना, ये नवीनतम दृष्टिकोण है, रीसेंट और लेटेस्ट है इंग्लिश टीचिंग का अप्रोच। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि सबसे लेटेस्ट और जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको पता रहना चाहिए कि लिंग्विस्टिक अप्रोच जो है सबसे लेटेस्ट है। और बाकी जो है दिस अप्रोच लेज ए ग्रेट एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज, और ये भाषा के उपयोग पर जो है बहुत जोर देता है। एम्फेसिस मतलब जोर देना। इसी तरह से और भी पॉइंट है जिनको आपको याद करना है। तो ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको समझते जाओ, फिर उसको पढ़ो और उसको रटो चाहे, लेकिन याद करना है आपको। अब इलेक्ट्रिक अप्रोच की बात करें, इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक अप्रोच, इसके बारे में क्वेश्चन अलग से बनता है। इसको बोलते हैं हम उदार दृष्टिकोण। ठीक है, इट इज़ एन अप्रोच नॉट ए मेथड। तो ये केवल दृष्टिकोण है, एक जो है नियम नहीं है, विधि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जो है ये अप्रोच है, दृष्टिकोण है, ना कि कोई विधि। उसके अलावा टीचर डू नॉट फॉलो एनी सिंगल मेथड बट रेदर देन यूजर सेलेक्शन ऑफ टेक्निक। यहाँ पर क्या होता है, जो शिक्षक होता है ना वो किसी एक विधि का अनुसरण नहीं करते, बल्कि उपयोगकर्ता का अनुसरण करते हैं कि कौन उपयोग कर रहा है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन ईजिली बी अडेप्टेड टू सूट ए वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग सिचुएशंस। यह जो है अधिक अधिक लचीला है और इसे विभिन्न प्रकार की शिक्षण स्थितियों के अनुरूप जो है आसानी से अपनाया जा सकता है। तो इस तरह के जो है पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। होल लैंग्वेज अप्रोच नेक्स्ट जो आपका आता है, ये होल लैंग्वेज लैंग्वेज अप्रोच है, यानी संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। होल लैंग्वेज इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट सी और ही इज language as a whole entity, and writing, speaking, reading and listening should be integrated when learned। इसमें दैट सी इज है ना, ये गलत है, थोड़ा सा इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको नहीं लिखेंगे। whole language is a is an approach to learning language as a whole entity, and writing, speaking, reading and listening should be integrated when learned। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये होल लैंग्वेज अप्रोच है, ये क्या कहता है कि भाषा जब सिखाई जाती है तो उसमें उस समय जो है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना सब कुछ जो है एक साथ होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज इज रिगार्डेड होलिस्टिकली नॉट इन पीसेस। भाषा को टुकड़ों में नहीं समझना है, बल्कि समग्रता से देखा जाता है इसमें। फुल लैंग्वेज अप्रोच का मतलब कि पूरा का पूरा एक साथ ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मिस्टेक था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी ने नोट्स लिया है, वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये मिस्टेक को सुधार लीजिएगा, आपके काम आएगा। इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये मतलब ये वाली जो यहाँ पे लिखी गई है वर्ड, ये गलत छप गया है। कभी कभी होता है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, जब इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं तो मिस्टेक हो सकती है, तो ये नहीं लिखना है आपको। वाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। तो अंग्रेजी शिक्षण में कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण है भैया? तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। स्टोरी टीचर्स अस अबाउट लाइफ, यानी कि हम बता सकते हैं, इसके पूरी चीज़ को बताऊं, मैं समझाऊं आपको, तो देखो, कहानी हमें जीवन के बारे में और अपने बारे में और दूसरों के बारे में सिखाती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना छात्रों के लिए अन्य संस्कृतियों के प्रति समझ, सम्मान और प्रशंसा विकास करने का एक अनूठा तरीका है। और विभिन्न देशों में, ठीक है सॉरी, विभिन्न देशों, नस्लों या धर्मों के लोग जो है उसके प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कहानी जब हम पढ़ाते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है। दिस एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम स्टोरीज इज ए स्किल दैट विल हेल्प आवर स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लाइफ्स।
कहानी से सीखने की यह क्षमता एक ऐसा कौशल है जो हमारे छात्रों को जीवन भर मदद करती है। और आगे है, शैक्षणिक लक्ष्यों के अलावा कहानियाँ जीवन को समृद्ध बनाती हैं और जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी करती हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं। राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। भाषाई खेलों के जो है आपको फोर एडवांटेज, कोई चार लाभ जो है बताने हैं भाषाई खेलों के। अब ये क्या क्या करता है तो हम इसकी बात कर सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इससे। इंजॉयबल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। भाई इसका क्या है, भाषा सीखने का एक आनंदमय तरीका है, ठीक है। साथ ही साथ शब्दावली को बेहतर करने में मदद करता है। उसके अलावा भाषा सीखने के लिए प्रेरणाएं जो है, भाषा सीखने के लिए ये प्रेरणा भी देता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या क्या करता है ये, अंग्रेजी भाषा में जो संचार होता है ना उसको बढ़ावा देता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। दे प्रोवाइड मीनिंगफुल सिचुएशंस फॉर प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज। और ये भाषा अभ्यास के लिए जो है सार्थक स्थितियाँ प्रदान करता है। तो ये सारे के सारे जो है एडवांटेजेस हैं गेम, लैंग्वेज गेम्स के, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और एक और आप बता सकते हैं इसमें, रिड्यूस एनेक्सिटी रिलेटेड टू लर्निंग एंड मेकिंग एरर्स। ये करता है सीखने और गलतियाँ करने से संबंधित चिंता को कम करता है। जो एनेक्सिटी होती है हमारे को सीखने में या गलतियाँ करने में, उसको जो है कम करता है। राइट मीन नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो भैया यहाँ पे पूछा गया कि ग्रामर के विभिन्न जो नाम है, प्रकार है, उसको बताइए। ग्रामर के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, परस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, कंपैरेटिव ग्रामर होता है, जनरेटिव ग्रामर होता है, मेंटल ग्रामर होता है, परफॉर्मेंस ग्रामर होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर होता है और यूनिवर्सल ग्रामर होता है। ये सारे के सारे जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में इस तरह के ग्रामर्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तुलनात्मक है, उत्पादक है, मानसिक है, प्रदर्शन है, पारंपरिक है, परिवर्तनकारी है, सार्वभौमिक व्याकरण, सारे के सारे इसमें शामिल है। व्हाट इज़ द फिलोसफी बिहाइंड बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पूछा अंग्रेजी भाषा शिक्षण की द्विभाषी पद्धति के पीछे क्या दर्शन है, क्या फिलोसफी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि जो बाइलिंगुअल मेथड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी है कि डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो है ये कॉम्बिनेशन है। क्या है ये, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। It suits both rural and urban schools and makes us to linguistic habits formed during learning mother tongue। जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो ये ग्रामीण भाषा हो चाहे आपका दूसरी जो क्या कहते हैं शहरी भाषा, दोनों स्कूलों के लिए प्रयुक्त होता है मातृभाषा सिखाने के दौरान में, ठीक है। इसका आदत हम मातृभाषा के रूप में जो है हम सिखा सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के हिसाब से काम करता है। अपनी मातृभाषा में जो है हम गाँव में या शहरों के स्कूल में जो है लैंग्वेज सिखाने के लिए जो है हम उपयोग कर सकते हैं। इट मेक्स पीपल लर्न टू लैंग्वेजेस एट ए टाइम एंड सेव्स टाइम। ये क्या करता है, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको एक ही समय में दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है और समय बचाता है, एनर्जी बचाता है, ठीक है। और टीचर का जो लेबर है, मेहनत बचाता है। तो इस तरह से जो है इस आंसर को आप लिखेंगे। बाकी इन दिस मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज डन इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें जो है क्या होता है, इस विधि में जो है व्याकरण के नियमों को अलग से नहीं पढ़ाया जाता, जैसा कि व्याकरण अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ाया जाता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब इंग्लिश टीचिंग का जो डायरेक्ट मेथड है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का संक्षेप में वर्णन करना है। तो डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग इज ए लैंग्वेज language is directly establishing an immediate and audio-visual association between experience and expression, words and phrases, items and meanings, rules and performance throughout the teacher's body and mental skills without any help of learner's mother tongue। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है हमारे को कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है उसको हमें समझाना है कि भैया इसमें क्या होता है। तो किसी भाषा को पढ़ाने के लिए जो डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है उसमें शिक्षार्थी की मातृभाषा की सहायता के बिना शिक्षक के शरीर मानसिक कौशल के माध्यम से, अनुभव और अभिव्यक्ति से, शब्दों और वाक्यांशों से, मुहावरों और अर्थों से, नियमों और प्रदर्शनी से
ठीक है। और दृश्य और श्रव्यता से संबंध स्थापित किया जाता है, उसके द्वारा जो है ये पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट मेथड बोली जाने वाली भाषा की केंद्रीयता पर आधारित विदेशी भाषा शिक्षण तकनीकों का एक सेट होता है, एक समूह होता है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ना, तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है ना, प्रदर्शन करो, अनुवाद करो, तो उसमें प्रत्यक्ष विधि में शिक्षक प्रदर्शनों और दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सीधे लक्ष्य भाषा का अर्थ जो है बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, थोड़ा सा हिंदी में समझाया मैंने आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। तो शिक्षा शास्त्र की परिभाषा आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पेडागोजी इज द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ द मेथड्स, यानी कि शिक्षा शास्त्र विधियों का अध्ययन एवं सिद्धांत है। नेम द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर बिगिनर्स, तो जो शुरुआती में जो लोग सीखते हैं उनके लिए शिक्षण विधि का नाम बताइए। तो अल्फ़ाबेटिक मेथड 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 होता है जिसको वर्ण विधि बोलते हैं, फिर सैलेबिक मेथड हो जाता है जिसको हम शब्द विधि बोलते हैं, सेंटेंस मेथड होता है जिसको वाक्य विधि बोलते हैं, फोनेटिक मेथड होता है जिसको हम ध्वनि विधि बोलते हैं, और उसके बाद वर्ड मेथड होता है जिसको हम शब्द विधि बोलते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड है जो बिगनर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद जो है डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की परिभाषा आपको बतानी है। पाठ्यचर्या आप जानते हो, तो पाठ्यचर्या की परिभाषा क्या है? क्रो के अनुसार क्या है? करिकुलम इंक्लूड ऑल द लर्नर्स द एक्सपीरियंसेस इन our outside school that are included in a program which has been derived to help him of developmentally। ठीक है, तो पाठ्यचर्या हमारे बाहरी स्कूल के सभी शिक्षार्थियों के अनुभव शामिल होते हैं जो कार्यक्रम में शामिल हैं, जो उसे यानी कि जो हमारे पाठ्यचर्या में शामिल है जो उसे विकासात्मक रूप देने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ये डेफिनेशन लिख करके पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, तो पाठ योजना का अर्थ परिभाषित कीजिए। तो लेसन प्लान या लेसन प्लानिंग इंक्लूड प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एटसेट्रा। तो पाठ योजना में छात्रों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, उद्देश्य और शिक्षण तकनीकों को शामिल किया जाता है, उसी को हम लेसन प्लान कहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, जानते हो। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकता है, ठीक है, येस और नो टाइप्स हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप हो सकता है जिसको बोलते हैं, करेक्ट द आंसर टाइप हो सकता है, मल्टी चॉइस टाइप एमसीक्यू हो सकता है, सप्लाई टाइप्स हो सकता है, और मैचिंग टाइप भी हो सकता है कि भाई इसका मिलान करो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनको आपको लिखना होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, तो भैया यहाँ पे पूछा गया मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं प्लेसमेंट एवोल्यूशन होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, समेस्टिव एवोल्यूशन होता है, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व होता है। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं, द मदर टंग इज ए नेचुरल इज सॉरी द मदर टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैंस माइंड एज मदर्स मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी। अब महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही स्वाभाविक मानी जाती है जितना कि शिशु के शरीर के विकास के लिए माँ का दूध। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या होती है, तो बी एफ स्किनर कहते हैं टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो शिक्षण शुद्धिकरण की आस्मिक व्यवस्था होती है, बी एफ स्किनर कहते हैं। एएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएम को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड इट्स एम, साइलेंट रीडिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसमें विदाउट वॉइस के जो है आपको पढ़ते हैं, और जो है मीनिंग्स को जो है आप शब्दों को जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन का जो है ध्यान नहीं रखा जाता है, ये सारी चीज़ इसमें बता सकते हैं आप, मैंने छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसका एम क्या होता है, एम बता सकते हो, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, भाई वो मन में पढ़ेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, वो कॉन्क्रीट बन जाता है, मतलब रीडिंग को जो है अच्छा समझता है अपने आप में। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है, किसी वर्ड्स के ऊपर नहीं ध्यान देता है ज़्यादा।
साइलेंट रीडिंग में केवल समझने का प्रयास करता है, ठीक है। मेंटल अपने मेंटल मतलब अपने मन में जो है पिक्चर भी बनाता रहता है, मानसिक तस्वीरें भी बनाता रहता है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की गलत बोलने की आदत के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश जो है वो ख़राब हो, वोकेबलरी ख़राब हो, प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो, तो ये सारे के सारे हम चीज़ें बता सकते हैं कि भाई क्यों इनकरेक्ट स्पीच करते हैं हम। व्हाट आर 5 E's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। तो मैंने बताया था ये मॉडल के लिए जो है अलग हो जाता है। मॉडल के लिए 5 E जो है एंगेजमेंट हो जाता है, दूसरा एक्सप्लोरेशन हो जाता है, फिर एक्सप्लेनेशन हो जाता है, फिर एलोब्रेशन हो जाता है, और फिर एवोल्यूशन हो जाता है। ये पांचों आपको ध्यान रखना है, अलग अलग पूछ लेता है इनसे। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई भाषा ग्रहण और भाषा सीखना, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा ग्रहण जो है वो क्या होता है, हम जो है सराउंडिंग कम्युनिटी से, जो कि हम हिंदी में पढ़ चुके हैं कि हम अपने वातावरण से जो है ग्रहण करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग जो है ये जो है इसको सराउंडिंग कम्युनिटी से जो है लर्न नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो इसके पॉइंट्स को आपको याद रखना है। डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अंग्रेजी शिक्षण के सिचुएशनल अप्रोच जो है वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम मीनिंग बता सकते हैं सिचुएशनल अप्रोच में, ठीक है। उसके बाद उसके एग्जांपल बता सकते हैं, पिक्चर एंड चार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है। सिचुएशनल अप्रोच का मतलब किस सिचुएशन में आप कैसे कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि कौन सी सिचुएशंस आप पैदा कर सकते हैं जो है इंग्लिश टीचिंग के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? तो क्वांटिटिव में आपका ओरल टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, और प्रैक्टिकल बेस होता है। और क्वालिटेटिव में जो है ऑब्जर्वेशन होता है, रेटिंग स्किल्स होता है, चेकलिस्ट होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, क्वेश्चनरीज होती है, इंटरव्यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि भाई उसको देखते हैं, मैं बैठ गया और 3-4 बच्चों को बैठा लिया और आप मैंने बोला कि इस टॉपिक को डिस्कस करो, तो वहाँ वो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओरल टेस्ट तो आप जानते ही हो कि अब मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन, वो मुंह से जवाब देगा। रिटर्न टेस्ट अलग हो गया कि भैया मैं कुछ क्वेश्चन दूँ, आप लिख के इसका आंसर दो। और प्रैक्टिकल बेस्ड कि मैं आपको कोई प्रैक्टिकल दूँ, उसको करके दिखाओ। और क्वालिटेटिव में जो है ऑब्जर्वेशन करूंगा आपकी आपकी क्वालिटी क्या है। आप बैठो यहाँ पर 4 बच्चे बैठो और इस टॉपिक को डिस्कस करो, तो मैं देखूंगा उन बच्चों में से कौन सा सही बोल रहा है उस टॉपिक के बारे में। रेटिंग स्केल जो है मैं उन सबको एक बॉक्स दे दूंगा, उसमें किसी क्वेश्चन को उठा के दे दूंगा, बोलूँगा इसमें गुड वेरी गुड, बेस्ट वेरी बेस्ट, बेटर और पुअर वेरी पुअर पे टिक करना है कि भैया इस क्वेश्चन में आपका क्या मत है, ठीक है। चेकलिस्ट हो सकता है, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, क्वेश्चनरीज कर सकते हैं हम। ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप भी हम क्वेश्चनरीज कर सकते हैं, छोटे छोटे 1 वर्ड्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू ले ले बैठ करके भाई, 2-3 टीचर बैठ जाएं और एक बच्चे को बुला लें, क्योंकि एक टीचर से तो इंटरव्यू में बच्चा नहीं डरता, लेकिन जब 2-3 टीचर बैठते हैं तो इंटरव्यू में वो बच्चा थोड़ा सा शर्माता है, डरता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो मैंने बताया था राइटिंग, ठीक है। विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज। तो अनकॉन्शियस होता है प्रोसेस एक्विजिशन, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कैसा मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं अचेतन। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंस ट्रुथ इज, तो उसको बोलते हैं मेथड, विधि, ठीक है। इसके बाद है द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी। कैसा होना चाहिए? जब लास्ट क्वेश्चन आप पूछोगे तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज सिस्टमेटिकली इट इज़ कॉल्ड डैश लैंग्वेज। तो उसको सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको सिस्टमेटिकली उसको पढ़ना होता है, समझना होता है। फर्स्ट लैंग्वेज तो मातृभाषा होती है, ठीक है। पैडालॉजिकल एनालिसिस इज रिलेटेड विथ, तो लर्निंग आउटकम्स कि क्या सीखा है उसने, ठीक है। शिक्षण का परिणाम क्या रहा, उसी को हम बोलेंगे। पेयर वर्क इज क्लासरूम शोज, तो इंटरेक्शन शोज करता है, ठीक है। कक्षा में जोड़ी बना करके काम करने से क्या पता चलता है? इंटरेक्शन, आपस में कैसा व्यवहार है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज डैश अप्रोच, तो हर्बर्टियन अप्रोच कहलाता है ये, हर्बर्टियन अप्रोच। रेटिंग स्केल इज ए डैश ऑफ एवोल्यूशन, तो ये टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है? ये रेटिंग स्केल एक टेक्निक है, टूल नहीं है, ध्यान रखना है। टेक्निक बोला जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से। टूल एंड टेक्निक दोनों ही होता है, बस आपके लिए टूल नहीं है, टेक्निक है। व्हाट इज
सैलिब। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि शब्दांश क्या है ये पूछ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सैलिब इज़ ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स। यानी कि हम बोल सकते हैं शब्दांश जो है भाषा ध्वनि के अनुक्रम के लिए जो है एक क्या है, संगठन इकाई है, मतलब उनको मिलाया गया एक इकाई है। व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैथ मैप। तो यहाँ पे संकल्पना मानचित्र क्या होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाई लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। निचले क्रम के प्रश्नों का क्या तात्पर्य होता है ये आपसे पूछा गया है। निचले क्रम के प्रश्नों का क्या तात्पर्य होता है। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रामर। तो कार्यात्मक ग्रामर यानी फंक्शनल ग्रामर क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो ये सब चीज़ें तो आप आसानी से समझ लोगे, जहाँ समझाने वाली चीज़ आती है मैं समझाता रहूँगा। व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है। तो निदात्मक मूल्यांकन ये होता है कि छात्रों में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उसका पता लगाना, ठीक है, उसका निदान करना, सीखने में क्या समस्याएं आ रही है, ठीक है, उसका सटीक आंकलन लगाना, कठिनाइयों को समझना, ये जो है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है। व्हाट आर द फोर मेन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। तो इसके चार एस्पेक्ट जो हैं वो कौन सा है, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स एंड प्राग्मेटिस। मैंने बताया था आपको ऊपर भी। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। तो मैंने आपको पहले ही ऊपर ही बताया था, ठीक है, कि मेथड और अप्रोच का डिफरेंसेस पूछता है तो उसको पढ़ लेना। बाकी मेथड और अप्रोच के बारे में केवल एक लाइन में पूछे तो आप जो है ये आंसर दे दो, दोनों में से कोई भी आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाई पैडागोजिक एनालिसिस। अब पैडागोजिक एनालिसिस जो है ये क्या होता है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, और पैडागोजिक यानी शैक्षणिक विश्लेषण क्या होता है। तो हम बता देंगे पैडागोजिकल एनालिसिस इज ए सिलेक्शन ऑफ appropriate objectives and strategy in various instructional situations to assess the level of actual technique at the end। हम बता सकते हैं शैक्षणिक यानी कि पैडागोजिकल एनालिसिस अंत में वास्तविक शिक्षण के स्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न शिक्षण स्थितियों में उचित उद्देश्यों और रणनीतियों का चयन होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डिस्क्राइब इन शॉर्ट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आप क्या जानते हैं, आप सभी जानते हो यार हम क्या करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में आप क्या समझते हैं। तो हम बता सकते हैं भाई ये जो है अनुदेशात्मक सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ठीक है, जिसमें छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, छात्रों के ऊपर जोर देने के लिए और छात्रों को एक स्वतंत्र रूप में सीखने के लिए और उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए, ठीक है, इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एम इन ए लेसन प्लान। तो यहाँ पे पाठ योजना में उद्देश्य का जो है क्या एम होता है, ठीक है, विवरण होता है, ये बता दें पर्पज ऑफ स्टेटमेंट। और वाह राइट ओनली द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो फैक्चुअल होते हैं, इन्फरेंशियल होते हैं और यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट आर मेन एम्स ऑफ बाईलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो एम्स क्या होंगे, अंग्रेजी पढ़ाने की द्विभाषी पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम बता सकते हैं कि भैया द्विभाषी पद्धति प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का संयोजन होता है। मैंने बताया था आपको कि ये ग्रामीण और दोनों भाषा जगहों पे बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो तीन मेथड पूछा गया है टीचिंग इंग्लिश से। डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो और लिंगुअल मेथड होता है। तीनों का नाम आपको याद रखना है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन दोबारा आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया, तो मैंने ये तो बहुत पहले आपको बताया है, ठीक है, आपके प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मैंने पढ़ाई थी तो उसमें आपको सब कुछ समझाया था। व्हाट आर आपको एग्जाम से पहले प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश दोनों को पढ़ लेना है, तभी जाके आपकी इंग्लिश जो है बेहतर, दोनों सब्जेक्ट आपके बेहतर जाएंगे जिसने लिया है।
व्हाट आर ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट ओनली देयर नेम्स। तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है वो कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। और न्यू मेथड जो है वो कौन कौन सा है, टास्क बेस अप्रोच है, प्रोजेक्ट बेस अप्रोच है, लेक्सिकल सिलेबस सिलेबस है, और यूजिंग स्मार्टफोन्स इन द क्लासरूम। ठीक है, ये एक जो है अभी न्यू मेथड में शामिल किए गए हैं। प्रिपेयर ए कंपाउंड सिचुएशन टेबल taking any example that is used in a substitution table method of teaching English। यहाँ पे आपसे बोल रहा है अंग्रेजी पढ़ाने की जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है, जिसको प्रतिस्थापन तालिका पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ाने की प्रतिस्थापन तालिका पद्धति में प्रयुक्त किसी भी उदाहरण को लेकर के ये एक संयुक्त प्रतिस्थापन तालिका तैयार करनी है आपको। तो सिचुएशन सब्स्टिट्यूशनल टेबल कैन बी यूज्ड। तो सब्स्टिट्यूशनल टेबल इज when a teacher provides a table giving model sentences with a range of choices of learners to select from using a set pattern। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन जो तालिका होती है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन टेबल कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी टेबल जब होती है जब एक शिक्षक जो है एक सेट पैटर्न का उपयोग करके शिक्षार्थियों को चुनने के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ मॉडल वाक्यों की एक तालिका प्रदान करता है। ये बहुत ही उपयोगी साधन होती है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्कोर फोल्डिंग रिसोर्स। बहुत फुल महत्वपूर्ण साधन होती है। ठीक है, जो ईएल लर्नर्स एंड कैन बी यूज्ड एज ए रेनफोर्समेंट ऑफ न्यूली एक्वायर्ड लैंग्वेज। और जो है ये लिखने के कौशल को बढ़ाता है, साथ ही साथ नई कोई अर्थग्रहण जो पद्धति है उसको सुदृढ़ बनाने में जो है ये मदद करता है किसी लैंग्वेज को। अब जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको जरूर जरूर आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशनल टेबल जो यूज़ होगी, तो इसको ये स्केप फोल्ड टास्क के लिए यूज़ होती है, स्केप फोल्ड राइटिंग के लिए यूज़ होती है, सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल फीचर्स के लिए होती है। सब्स्टिट्यूशनल टेबल आर लेड आउट इन ग्रिड एंड लर्नर्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेकिंग ए सेलेक्शन इन ईच कॉलम इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। जो लेफ्ट से राइट होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉलम में मूव करते हैं कि एक सेंटेंस बन जाए। दे कैन बी मेड अप ऑफ, अब वो कैसे बना सकते हैं, एक सिंगल वर्ड्स से भी बना सकते हैं, मिक्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस से बना सकते हैं, इमेजेस से बना सकते हैं, ए मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस से बना सकते हैं। इसके बाद जो है राइट एनी फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। इसके फोर इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो हम बता सकते हैं कि भैया इसके फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, और उसके बाद एवोल्यूशन मेथड। राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश टीचिंग। जैसे कि मैं आपको बताया था कि स्टोरी टेलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टोरी टेलिंग क्यों आवश्यक है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ये जो है आपको पूरा का पूरा जो है बूस्ट कर देती है लिसनिंग स्किल को, फोस्टर कर दे, आपके इमेजिनेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को समझने में मदद करती है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के बारे में तो आपको पहले ही बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई आईसीटी, आईसीटी वाला जो हमने पेपर मैंने आपको कराया था तो वो भी मैंने बताया था, उसमें जो है आपसे हिंदी में समझाया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हो अब आसानी से। डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है उसके बारे में आपको समझाना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि है ना। तो इसको हमें समझाना है कि भैया व्याकरण अनुवाद विधि जो है ना, इसको कैसे आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि जो है ग्रीक और लैटिन पढ़ाने की शास्त्रीय विधि मानी जाती है ये। ठीक है ना, ये सबसे शास्त्रीय विधि मानी जाती है, और विदेशी बाधाओं भाषाओं को पढ़ाने की एक पद्धति भी है ये। तो यानी कि हम कह सकते हैं व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये आपका ग्रीक और लैटिन पढ़ाने की शास्त्रीय पद्धति से प्राप्त विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की एक पद्धति है।
व्याकरण अनुवाद विधि से छात्रों को व्याकरण संबंधी नियम सिखाए जाते हैं, फिर लक्ष्य भाषा और फिर मूल भाषा के बीच वाक्यों का अनुवाद करके उनके नियमों को समझाया जाता है। अब ये किस पे किस को कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल की जाती है? व्याकरण के नियम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं और अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो भी हमारी विकसित किए जाने वाले प्राथमिक कौशल, जो भी हमें लिखना पढ़ना है, उसको विकसित किया जाता है। और इसमें जो है बोलने और सुनने के कौशल पर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में रोल क्या बता सकते हैं आप? आराम से पढ़ के समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज़ स्कीमिंग? स्कीमिंग स्कैनिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बताई थी। व्हाट आर मेन डिफ़िकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश? तो उसमें भी बताया था लेक ऑफ प्रॉपर एम हो जाता है, नो ग्रिड एग्रिड पॉलिसी है भाई। तो ये भी मैंने आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो क्वेश्चन है, ये जो मैं बताते जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने पूरा समय दे करके आपको बताया था। ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें शामिल करोगे आप। आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम 4-4 बार, 5 बार। इंग्लिश को तो कम से कम 4-5 बार पढ़ लेना भैया। अगर सोच रहे हो कि मैं बस एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के जाऊँगा, तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, जो आगे के प्रश्न हैं उनकी ही बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत लेंदी बनता जा रहा है, जितना मैं इसको हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लेंदी बनता जा रहा है। मैं केवल आपको थोड़ा सा गाइड करता जाता हूँ, ताकि इसको आप पढ़ने में, जब आप इसको वीडियो को पढ़ें, पॉज करके पढ़ें या नोट्स लेके पढ़ें, तो आपको समस्याएं ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें से आप कोई भी 6-7 पॉइंट जो मैंने कि आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में बताया था, उनमें से कोई भी पॉइंट्स आप जो उस वीडियो को देख चुके हैं वो आराम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। तो इन सब पॉइंट्स में से जो आप, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिख दो, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दो, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, बड़े बड़े जो है डिस्क्राइब है। तो आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हो। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग? तो भैया एम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, वापस से आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश वाला वीडियो देख लेना, एम पता चल जाएगा। ठीक है, सोसाइटी में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है या नीड क्या है, ये भी आप बता सकते हो। हु सेज मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल लैंग्वेज? तो रायबर्न ने कहा था, ये भी क्वेश्चन उसमें है। तो देखो दोनों क्वेश्चन, दोनों पेपर्स इंग्लिश के, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं, को रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो केवल जब इंग्लिश का पेपर होगा तो पेडागोजी का पेपर होगा तो पेडागोजी ही पढ़ूंगा, और प्रोफिशिएंसी का होगा तो प्रोफिशिएंसी पढ़ूंगा, तो वहाँ पे मात खा जाओगा आप अंग्रेजी में। ठीक है, वहाँ पे समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग? भाई अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी लिखावट के क्या क्या गुण होते हैं? तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए भाई, आंखों को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, सरल और मोटे और स्पष्ट लिपि में लिखा होना चाहिए, अक्षरों के आकार में एक रूपता होनी चाहिए, शब्दों को एक साथ सटा करके नहीं लिखना चाहिए, शब्दों और पंक्तियों के बीच उचित और समान स्थान होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो है बच्चों को सामान्य गति से लिखना आना चाहिए, अक्षर पूरे सीधे लिखने चाहिए या चलने चाहिए, टेढ़ा नहीं लिखना है, और अक्षर थोड़ा आगे की ओर जो है चलने चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट है, इसमें से आप कुछ भी 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट लिख सकते हैं जो आपको समझ में आता है। व्हाट आर द काउजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग? ये भी मैंने आपको जब प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश पढ़ाई है तो उसमें बताया था कि भाई जो खराब लिखावट है उसके क्या कारण हो सकती है। तो स्टार्टिंग में जब आप बाल पेन यूज़ कर लोगे तो आपकी राइटिंग नहीं बनेगी। पेंसिल से सबसे पहले हम पेंसिल से यूज़ करते हैं, पेंसिल से लिखना सीखते हैं। ठीक है, और अगर हम कागज़ गलत स्थान पर रख दें या गलत गलत तरीके से रख दें तो भी हमारी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। और अगर हम हाथ का मूवमेंट बहुत स्लो चलाएं तो भी हमारी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और जो हम पेंसिल और पेन को अगर हम बहुत ही पास, निब के पास से पकड़ते हैं, जो निब होती है उसकी टिप होती है वहाँ से पकड़ते हैं, तो भी हमारी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर हम अच्छी तरह के कागज़ का इस्तेमाल या स्याही का इस्तेमाल दोनों नहीं करते हैं तो भी हैंड राइटिंग ख़राब होने की संभावना है। ठीक है, अगर हम सही तरीके से बैठते नहीं हैं तो भी हमारी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। अध्यापक की ही लिखाई अगर ख़राब है तो बच्चे की लिखाई ऑब्वियस सी बात है ख़राब हो सकती है। बच्चे उसी का नकल करेंगे, उसी की तरह लिखने का प्रयास करेंगे।
और जब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर बहुत सुंदर लिखता है तो मन में सोचते हैं क्या हैंड राइटिंग है, काश मेरी भी ऐसी होती। और ख़राब हैंड राइटिंग है उसके बारे में सोचेगा नहीं, ठीक है लिख दिया, अरे सर वो क्या लिखा है मेरे समझ में नहीं आ रहा बताना। तो इस तरह का भी दिक्कत होती है। अब बच्चों में शारीरिक दोष भी हो सकता है भाई, उनका शरीर ही साथ नहीं दे रहा हो तो एक फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। और उसके अलावा जो है प्रैक्टिस नहीं की हो आपने, राइटिंग का अभ्यास नहीं किया हो, सुलेख नहीं लिखे हो, ठीक है, और आप जो है आपका हाथ का मूवमेंट सही नहीं चल रहा हो तो भी ये जो है हैंड राइटिंग जो है आपकी ख़राब हो सकती है। अब ये तो ख़राब तो हो सकती है, लेकिन इसको अगर सही करना हो तो क्या करें, है ना, राइट हैंड राइटिंग को सही करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 4 लाइन नोटबुक जो छोटी क्लासेस में यूज़ करते हैं, 4 लाइन की नोटबुक का यूज़ करेंगे। उचित मुद्रा में बैठेंगे, जो भी हमारी पोस्चर है वो सही होनी चाहिए। जिस डेस्क पे हम बैठेंगे, ठीक है, उसका पोजीशन डेस्क का सही होना चाहिए। कैलीग्राफी नोट्स बुक की हमें ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं सुलेख। कैलीग्राफी सुलेख होता है, तो सुलेख की नोटबुक हमें सुलेख लिखना होता है। सुलेख मतलब अच्छा लेख, तो उसका प्रयास करते रहें। और कंपटीशन का आयोजन करते रहें बच्चों के बीच में कि कौन अच्छा लिखता है। हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग के मॉडल दिखाएं, उसकी लिखावट के अच्छे अच्छे मॉडल दिखाएं। मिस्टेक कोई है तो उसको चेक करें, ठीक है। पेन को अच्छी तरीके से समझें, पकड़ें। और उसके अलावा और ब्लैक बोर्ड जो है, विभिन्न शब्दों के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें। और विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वो अपनी गलतियों को खोजें कि वो क्या गलती कर रहे हैं, ताकि उनकी हैंड राइटिंग जो है इम्प्रूव की जा सके। तो ये सारे पॉइंट जो है एक इम्प्रूव कर सकते हैं हम अच्छी लिखावट को इस तरह से। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सुनने की क्षमता की कमजोरियों के लिए क्या उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगर आप सुन नहीं पाते हैं तो उसकी कमजोरी को दूर करना हो तो क्या उपाय आप अपनाएंगे। तो भाई सुनोगे जब भी आप, जब कोई सामने वाला सही बोलेगा। तो सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो बोल रहा है, ठीक है, उसकी वोकाबुलरी सही होनी चाहिए ताकि सुनने वाला उसको समझ पाए, है ना। तो छात्रों को अपनी शब्दावली अच्छी करनी चाहिए, समृद्ध करनी चाहिए। और डिक्टेशन हेल्प्स इन शार्पनिंग अटेंशन। और डिक्टेशन जो आप करते हैं वो आपके जो ध्यान है उसको तीव्र करने में, शार्प करने में मदद करता है। उसके अलावा बता सकते हो जो रिकॉर्डिंग है, फिल्में हैं, टीवी प्रसारण है, भाषण है, उसको सुने, उसको समझें। अंग्रेजी समाचार तो इसमें सबसे ज़्यादा सहायता करता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि अंग्रेजी न्यूज़ को देखें। स्टूडेंट शुड लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर ईच वर्ड। और विद्यार्थी को प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण सीखना चाहिए, तभी वो जो बंदा सामने वाला सुनेगा उसकी बात तो वो ग्रहण करेगा। और उसके अलावा बता सकते हैं 5वें पॉइंट में, जो टीचर होता है, जो शिक्षक है ना, वो अपने भाषण को या भाषा को समायोजित करना सीखे। कक्षा की क्षमता के अनुसार स्पष्ट रूप से बोले और धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करें, ये भी हो गया, ठीक है। और या फिर धीरे धीरे अपने पढ़ाने की स्पीड को इंक्रीज करें। शिक्षक को विद्यालय में वार्तालाप, वाद विवाद, समूह चर्चा और सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, तो इससे जो है सारी वीकनेस जो हैं सुनने की वो खत्म हो सकती हैं। अब जो है यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा की क्या हो सकता है। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, तो कौन कंट्रोल करता है। तो नेशनल काउंसिल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, या फिर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NCTE, जो है ये कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसका सेटअप कब हुआ था, 1993 में। व्हाट आर सिनोनियम्स, बता चुका हूँ पहले भाई, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, एक जैसे दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जो सेम क्लोज मीनिंग रखते हों, सेम क्लोज मीनिंग रखते हो, यानी कि उनका अर्थ जो है, शब्द भले ही अलग अलग होंगे, स्पेलिंग अलग अलग होगी, लेकिन उनका जो अर्थ निकलेगा वो एक जैसा ही निकलेगा, तो उसी को सिनोनियम यानी समानार्थी शब्द कहते हैं। इसको भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। बुक, चेयर, टेबल कैसे हैं, तो कॉमन नाउन होते हैं। और 26 लेटर जो इंग्लिश में होते हैं हमारे, वो कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो 45 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखना, जब साउंड की बात होगी तो 45 लिखना, एक्चुअल में 44 होते हैं, लेकिन MP बोर्ड के सिलेबस में एक एक्स्ट्रा जो एक्सेप्शनल केस है उसको भी शामिल कर लिया गया है, तो टोटल 45
जो है साउंड्स उत्पन्न होते हैं। 26 लेटर इंग्लिश में ए टू जेड है, उस ए से लेकर जेड तक जाते हैं तो उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, साउंड्स उत्पन्न होते हैं, वो 45 ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, 45 साउंड उत्पन्न होते हैं। वॉवेल्स आपको पता ही है, कॉन्सोनेंट पता है, 26 में से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, पहले बता चुका हूँ। होमोफोन्स क्या होते हैं ये भी बता चुका हूँ पहले। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, ये सब के सब वर्बल स्किल हैं। एज फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश की जो बैकग्राउंड है वो कौन निर्धारित करता है, तो हम बोलेंगे कि वो जो निर्धारित करता है वो हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी की पृष्ठभूमि कौन है, मातृभाषा। नसल कॉन्सोनेंट नाक से बोलने वाले एम और एन है, आपको पता है। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है। आप जो एक बार प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाला वीडियो देखना। इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट विद, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। लाउड रीडिंग इनेबल्स, ये भी करवाया हुआ है, ठीक है। चलते रहिए। रैपिड रीडिंग ये भी करवा दिया है। देयर आर डैश काइंड ऑफ रीडिंग, 6 काइंड होती है, ये मैंने कहा कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, अगर आपने वीडियो देखा है तो इन सभी के आंसर्स आपको पता होंगे, ठीक है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रीडिंग, हाउ इज इज नहीं, यहाँ पे इन नहीं है, इज दिस बी रिमूव्ड, ये भी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में मैंने बताया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें भी बताए हुए हैं। डिस्क्राइब मेथड ऑफ टीचिंग, हाँ, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो बाइलिंगुअल मेथड है, ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ये बहुत पूछता है डॉक्टर वेस्ट, ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, सभी के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। तो ये जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है, इसको किसने प्रपोज किया था ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। ये इसके बाद जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद सीधा पूछ सकता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है बताइए, तो आप ये सब चीज़ें लिखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है, पॉइंट वाइज बताया है ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आए, आप आसानी से इस तरह से लिख सकते हो। डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछेगा तो कौन इसका इजादक है, किसने डेवलप किया है, ठीक है, तो ये आप बता दोगे। ये जो है कब इजाद किया गया था, तो 1900 के आसपास इजाद किया गया था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। कुछ मेजर प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में, तो उनको हम लिख सकते हैं इस के श्रृंखला में, इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आप बता देंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पॉइंट अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट्स लिख देना। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो इसको डेवलप किसने किया था, तो ये डेवलप करने वाले ये है भैया, ठीक है। इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये आपको बताना है, तो ये स्टेप्स हैं भैया, ये सारे स्टेप्स इसमें होते हैं ऑडियो बाइलिंगुअल मेथड में, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में। डॉक्टर वेस्ट मेथड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, तो ये मिचेल फिलिप वेस्ट द्वारा जो है जनरली डेवलप किया गया था। और इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी आपसे पूछ लेगा कि भाई इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताओ, ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है ये सारे हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, ये मेथड जो है जेम्स एशर ने डेवलप किया था, इसके कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो ये वाले पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको CLT बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में पूछे तो ये सारी चीज़ें जो है आप बता सकते हो। इसमें जो 6 तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, जो आपसे पूछ ले तो ये 6 तरह की एक्टिविटी ये होती है। मेरिट ऑफ लेसन प्लानिंग क्या होती है भाई, खासियत क्या है मैटर प्लानिंग की, तो वेल डिजाइन लेसन प्लान हो जाता है, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट करता है, टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। व्हाट इज मेन कॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश, अगर आपकी स्पीच जो बोल रहे हैं हम इंग्लिश, तो उसमें क्या 5 जो है बैड हैबिट्स आप बता सकते हैं आपकी गंदी आदतों के बारे में, तो बैड ग्रामर हो सकता है, वीक रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप स्वेयर वर्ड्स या कूज वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपकी एक समस्या हो सकती है। टेकिंग टू फास्ट और टू स्लो, मतलब आप या तो जल्दी जा रहे हैं या बहुत स्लो हो रहे हैं, तो भी है। स्पीकिंग रिलैक्स विद एरर्स, ठीक है, आराम से पढ़ रहे हैं और एरर के साथ पढ़ रहे हैं। इंटरप्टिंग समवंस सेंटेंस, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है तो भी जो है आपकी स्पीच खराब हो जाएगी इंग्लिश की। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग दोनों ही बताया है मैंने। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी बताया हुआ है, समस्टिव एवोल्यूशन भी बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में भी आएंगे और पैडागोजी इंग्लिश में भी आएंगे, तो जिसने पैडागोजी ऑप्शनल में ले लिया है तो उसको सोचना है कि प्रोफिशिएंसी ढंग से पढ़ ले, पैडागोजी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। राइट सम पर्पस ऑफ एवोल्यूशन, भाई एवोल्यूशन करने का मेन मकसद क्या है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन क्या होता है,
ठीक है। एवोल्यूशन का चित्र बताया था कि समस्टिव एवोल्यूशन क्या होता है, कम्युनिकेटिव एवोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे एवोल्यूशन हम किस लिए करते हैं भाई? तब जो है अंडरस्टैंडिंग करते हैं भाई, हमारे जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसकी प्रगति है, क्या उसके वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो यही पॉइंट इसमें समझाए गए हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बतानी है। पोर्टफोलियो क्या होता है, मैंने आपको अब स्टार्टिंग में बता दिया था पोर्टफोलियो क्या होता है। और उसके बाद में व्हाट आर द टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, तो टूल्स ऑफ एवोल्यूशन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऊपर। क्वेश्चनरीज हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, एटीट्यूड स्केल है, और सेमेटिकल डिफरेंशिएशन है, एनेडोटल रिकॉर्ड या नोट्स हो सकते हैं या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। डिस्क्राइब एनी टू inclusive point in NCF 2005 of contributing to the development of Indian education। तो NCF के कुछ वो मुद्दे बताइए या कुछ वो पॉइंट बताइए जो इंडियन एजुकेशन को जो है डेवलप करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको इसी तरह याद करने पड़ेगा, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं बना सकते आप। ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, भाई मौन वाचन के क्या उद्देश्य हैं या क्या फ़ायदे हैं, तो ये मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ और उसमें भी बता चुका हूँ, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में भी, आप पेडागोजी में भी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग आ जाए तो बड़ी बात है, वैसे जनरली इसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ ले तो आपके लिए ईजी होगा। अगर नोटिस पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, एप्लीकेशन पूछेगा तो भी आसानी से लिख सकते हो, राइटिंग पूछेगा, लेटर राइटिंग पूछेगा तो भी आप आसानी से लिख सकते हो। और वो सारी लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और नोटिस राइटिंग में आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसमें मैं बता चुका हूँ, उसको आप चेक कर लेना। और आपका प्लेलिस्ट आपके सामने आ रहा है। नोट्स अगर आप लेना चाहें, नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स जो है इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू। नोट्स आपको फर्स्ट ईयर के 499 में और सेकंड ईयर के 599 में सारे सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। एक साथ में सारे पीडीएफ दिए जाएंगे, कोई हमारी एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी। कई बच्चे हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमने सर कहीं से नोट्स खरीदा, उन्होंने हमको एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन तो ऐसी है कि ना तो उससे हम प्रिंट करवा पा रहे हैं, ना किसी को शेयर कर पा रहे हैं। तो ये समस्या होती है बच्चों की। तो जहाँ से भी आप जैसे भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और हम जो नोट्स देंगे आपको पीडीएफ देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नोट्स है वो पीडीएफ मिलेगा आपको। तो आप समझा करें कि हम क्या लिख बोल रहे हैं। ठीक है। तो हज़ारों बच्चों ने ले लिया है, समय से पढ़ाई करिए। और जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी बार, आप, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप रिवाइज करिए, बस रिवाइज करिए, रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए, लेकिन रिवाइज करिए, भूलना नहीं है आपको, रिवीजन छोड़ना नहीं है। बस केवल 4 बार 5 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, हर सब्जेक्ट 4 बार 5 बार, हर सब्जेक्ट 4 बार 5 बार, हर सब्जेक्ट 4 बार 5 बार। आपके दिमाग में वो छप जाएगा। कुछ भूलोगे भी तो भी छप जाएगा, फिर भूलोगे फिर छप जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं 4-5 बार रिवाइज करिए, ऑटोमेटिकली जो है आपका स्कोर अच्छा होगा। तो विश्वास करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुन पाए होंगे, कुछ जो चीज़ें मैं समझा पाया हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे के विषय की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और नोट्स परचेज करना है तो आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ डिटेल दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।